बीजापुर नाम का एक गांव है। उस गांव की एक छोटी सी गली में कुछ गरीब लोग सरकार की तरफ से मिले घरों में रहते हैं। उनकी गरीबी के बारे में बताना आसान नहीं है। होने या ना होने के बराबर के 4 खाने के दाने खाते हुए दिन रात मेहनत करके कमा कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे एक टाइम खाकर दूसरे टाइम भूखे रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उस बस्ती वालों के लिए कालीचरण नाम का बड़ा आदमी रहता था। वहाँ के लोग को कुछ भी होने पर कालीचरण के पास जाकर अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। सब कालीचरण को प्यार से काला कहकर पुकारते हैं। उस बस्ती में एक दिन एक बड़ी सी खार में एक बहुत बड़ा धनवान आता है। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम सुंदर है। मैं इस बस्ती वाले भाइयों से बात करना चाहता हूँ। काला, बस्ती में कोई बड़ा आदमी आया है। बस्ती वाले भाइयों से कुछ बात करना चाहता है। आप एक बार यहाँ आकर उनसे बात कीजिए। मैं आ रहा हूँ वीर, चलो। ये कहकर काला उस बड़े आदमी से मिलने के लिए चल पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम सुंदर है। सब लोग आपके पीछे हैं। इसका मतलब आप ही इन सब का मार्गदर्शक लग रहे हो। ये उनका बड़ापन है। अब बताओ, आप किसी बड़े घर से लग रहे हो? हमारी बस्ती में कैसे आना हुआ? मुझे गरीब लोगों से काफी लगाव है और मैं उनकी बात इज्जत करता हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं उन पैसों से लोगों की मदद करता रहता हूँ। ऐसे ही मदद करते हुए मुझे आपके बस्ती के बारे में पता चला है। मैंने खुद से वचन लिया कि हर हाल में मैं आपकी मदद करूँगा। आप महान हो साहब, इसीलिए हमारी मदद करने के लिए आए हो। मैंने आप सबके लिए पास में एक नई बस्ती बनाया हूँ। आप सब कल से ही वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। ये वहाँ पर आप सब हक से रहने के लिए कागज है, लेकिन मुझे इस जगह के कागजात दे दीजिए। दूसरे गरीब लोगों को खाना देने के लिए मैं इस जगह का इस्तेमाल करूँगा। गरीब लोगों की इतनी मदद कर रहे हो, अब हमेशा खुश रहना चाहिए साहब जी। ये कहकर काला बाकी बस्ती वालों को अच्छे से समझाकर उस जगह के सारे कागजात सुंदर के हाथ में रख देता है। उन सारे कागजातों को लेकर सुंदर अगले दिन सुबह आने का वादा करके चला जाता है। अगले दिन सुबह काई कबीले के सारे लोग अपना सामान बंद करके सुंदर का इंतजार करते हुए बैठे थे। तभी वहाँ पर सुंदर आता है और उन सब के साथ पैदल चलकर उन्हें अपनी जगह पर लेकर जाता है। नई बस्ती और कितनी दूर है साहब? ऐसे अचानक से यहाँ क्यों रुक गए हो? यही तुम्हारा नया बस्ती है काला। देखो तो कितनी बड़ी जगह है। अब से तुम सब इन पाइप्स में रहोगे। कितना अच्छा है ना ये सब। धोखा, आप पर भरोसा करके इतने दूर आने पर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो साहब जी? आप इतनी गंदी जगह में कैसे रह सकते हैं? ऐसे क्यों कह रहे हो काला? इस जगह के कितने फायदे हैं पता है तुम्हें? इन पाइप्स की दोनों तरफ से ठंडी हवा आती है। ज्यादा ठंड होने पर दोनों तरफ एक कपड़े बांधने पर काम बन जाएगा और तुम्हारे बच्चे इस पर चढ़कर खेल भी सकते हैं। कचरा फेंकने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। मेरा काम यहाँ खत्म हुआ है। ये कहकर सुंदर काई वालों को उस कचरे के ढेर में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, ये समझ में आने पर सब अपने सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था
इसीलिए वो उन्हीं पाइप्स को अपना घर बनाकर, उसी में खाना बनाकर, उसी खाकर, उसी में सोते भी हैं। बेचारे अब उसी में रह रहे हैं। उन सबको मनाकर जमीनों के सारे कागजात काला ही सुंदर के हाथ में रखने के लिए मनाता है। इसी तकलीफ में बीमार होकर काला खटिया पकड़ लेता है। पिता की तबीयत खराब होने की खबर पता चलते ही शहर में रहकर सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे काला दोनों बेटियां सीता और गीता वहाँ पर आते हैं। वहाँ आने के बाद जो कुछ भी हुआ है वो सब जान लेते हैं। दोनों बहनें बचपन से ही बहुत मेहनत से पढ़कर हमेशा अच्छे अंक लाते हैं। उनकी अंक देखकर उन्हें बहुत ही बड़े कॉलेज में फ्री सीट्स मिलती हैं। दोनों ही पढ़ी लिखी और होशियार लड़कियां हैं। इसीलिए उस सुंदर को अच्छा सबक सिखाने का फैसला लेते हैं। दीदी, क्या करना है पता है ना? उसे जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। सीता हिम्मत करके सुंदर के घर जाती है। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? आप मिस्टर सुंदर है ना? हाँ, मुझसे क्या काम है आपको? हेलो मिस्टर सुंदर, वो कई कबीले की दोनों गलियों की जमीन आपकी ही है ना? ये बात जानने के बाद ही मैं आपके पास आई हूँ। मैं गोल्ड माइनिंग करती हूँ। हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपकी जमीन में ढेर सारा सोना मौजूद है। सच में? अरे चा, वो जमीन बेकार है, कचरे का ढेर है। ये सोचकर मैं कुछ दिन पहले ही मेरे जमीन को कुछ बेकारियों को दे दी है। ओह, ऐसी बात है तो वो भिखारी बहुत जल्द करोड़पति बनने वाले हैं। वो कुछ ही समय अंबानी के लेवल का बन जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कैसे भी करके वो जमीन उनसे वापस ले लूंगा। आप बस ये बताइए आगे क्या करना है। सरकार की इजाजत के बिना सोने को निकलने के लिए बहुत सारी मशीन्स लगेंगी और उन मशीन्स का खर्चा भी बहुत होगा। अब बस एक 5 करोड़ ही छोटी सी रकम का इंतजाम कीजिए। बाकी मशीन्स को लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी है। ये बात सुनने के बाद सुंदर सोच में पड़ जाता है। असल उस जगह पर सोना है भी या नहीं, ये जानने के लिए वो सीता के साथ मिलकर उसके पास जाता है। इतने में अपनी दीदी के द्वारा जानकारी हासिल करके गीता जमीन में से सोने के कंकर खोदकर निकल रही होती हैं। वहाँ के छोटे बच्चे उन कंकरों से खेल रहे थे। वो सब देखकर सुंदर हैरान होकर वहीं जम जाता है। उसके बाद मैडम, मैं अभी उस रकम को आपके हाथ में रख दूंगा। आप बस उन गरीबों को उस सोने के बारे में पता चलने से पहले खुदाई शुरू कर दो। ये कहकर सुंदर उसके पास जो कुछ भी है वो बेचकर 5 करोड़ लाकर सीता के हाथ में रखता है। ऐसे ही उन बस्ती वालों के पास जाकर उन सब से माफी मांगकर उन्हें उनके जमीनों के कागजात लौटाकर उन्हें उनके घरों में वापस जाने को कहता है। कल सुबह अपनी जगह पर आ जाइए सुंदर जी, काम शुरू करते हैं। ये कहकर सीता वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुंदर वहाँ पर आकर सीता का इंतजार करता है। कितना इंतजार करने पर भी वहाँ पर कोई नहीं आता। इंतजार करते करते सुबह से शाम होती है, फिर भी कोई नहीं आता। ऐसे इंतजार करते करते सुंदर वहाँ पर पड़े एक सोने के कंकर को उठाकर देखा तो उसका एक तरफ से पेंट निकल रहा था। उसके साथ धोखा हुआ है। ये जानने के बाद सुंदर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सीता और गीता की समझदारी को सभी बस्ती वाले शाबाशी देते हैं। ऐसे ही उन 5 करोड़ रुपयों को दोनों बहनें ले जाकर अपने पिता के हाथ में रख देती हैं। काला सरकार की मदद से सभी बस्ती वालों के लिए पक्के घर बनवाता है। सभी मुश्किलें खत्म होने के बाद
काला की तबीयत भी ठीक हो जाती है। सीता और गीता भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस शहर जाते हैं।